वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 7 अप्रैल 2022 है, तो आइए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। हमारा पहला आर्टिकल स्प्लिंटर नेट के बारे में है। थोड़ा अजीब सा टाइटल लग रहा होगा, मे भी आपने इसके बारे में सुना हो, मे भी ना सुना हो। रशिया ने जो हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि स्प्लिंटर्ड नेट या फिर स्प्लिंटर्ड इंटरनेट की जो भावना है उसमें बढ़ावा होगा। स्प्लिंटर्ड का मतलब होता है विभाजित करना, अलग अलग कर देना। अब भला इंटरनेट को कैसे अलग कर सकते हैं? हमें पता है कि इंटरनेट यूनिफाइड होता है। लाइक आप यहां से कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो फिर आप किसी भी देश की वेबसाइट को या मटेरियल को एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि एक यूनिफाइड इंटरनेट है जो पूरी दुनिया में वर्क करता है। पहले क्या होता था कि जब हम एक आदिवासी जीवन जिया करते थे तब तो कोई नेशनल बाउंड्री नहीं थी, सभी लोग लगभग एक धरती पे ही रहते थे। फिर धीमे धीमे मानवता का विकास हुआ और हमने आर्टिफिशियल बाउंड्रीज डिवाइड करके अलग अलग देश बना लिए। यहां पर एक डिवीजन हुआ, लेकिन फिर भी एक बात की सहूलियत थी कि हम एक सिंगल इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए थे। देश भले ही अलग अलग थे लेकिन इंटरनेट एक ही था। लेकिन धीमे धीमे इस भावना का भी विकास हो रहा है कि हर देश के पास अपना खुद का इंटरनेट होना चाहिए। खुद का इंटरनेट, इसे ही कहा जा रहा है स्प्लिंटर नेट, यानी कि इंटरनेट को तोड़ देना। इस शब्दावली का इस्तेमाल सबसे पहली बार क्लाइड वाइन क्रूज ने किया था। ये एक लाइबर्टेरियन थिंक टैंक काटो इंस्टीट्यूट के रिसर्चर हुआ करते थे। ये विचार इनके मन में 2001 में आया। इन्होंने कहा कि एक ही इंटरनेट क्यों होना चाहिए, हर देश के पास अपना खुद का इंटरनेट हो सकता है। तो स्प्लिंटर नेट में बेसिकली इंटरनेट को स्प्लिंटर्ड कर दिया जाता है अलग अलग रियाल में, यानी कि अलग अलग कंट्रोल जो पावर्स हैं उनके हाथ में हो जाता है। अब आप इंटरनेट को कैसे विभाजित करते हैं, कैसे अलग करते हैं? इसका मतलब बिल्कुल साफ है। आप अपने देश में बाकी देश का मटेरियल जो एक्सेसिबल है उसे रोक दीजिए। जो ग्लोबल एप्लीकेशंस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, फोरम्स हैं, उन्हें एक्सेसिबल बनाइए ही मत, बल्कि उसके अल्टरनेटिव्स अपने यहां पैदा कर लीजिए। तो आपके यहां के निवासी जो अमेरिका में इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल है उसका इस्तेमाल अपने देश में नहीं कर पाएंगे, तो आपका इंटरनेट लोकलाइज्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो इंटरनेट होगा वो स्प्लिंटर नेट बन जाएगा। इसे साइबर बाल्कनाइजेशन या इंटरनेट बाल्कनाइजेशन के नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे बाल्कन की कंट्रीज कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में टूट गई, वैसे उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में इंटरनेट भी अलग अलग कंट्रीज के पास बंट जाएगा। यहां पर एक मामला यह है कि इसके बजाय कि आप इंटरनेट के ऊपर रेगुलेशन लगाएं कि ये मटेरियल हमारे देश के लोग एक्सेस करेंगे, ये नहीं करेंगे, उसके बजाय आप ब्लॉक कर दो किसी भी देश के मटेरियल को पूरी तरीके से। आपके यहां आपके देश का मटेरियल होगा, ना आपका कोई और देखेगा, ना कोई किसी अन्य देश का मटेरियल आपके लोग देखेंगे। पिछले 2 दशकों में जो इंटरनेट की स्प्लिंटरिंग है वो लिमिटेड वेज में आगे बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इस पे काम नहीं किया जा रहा। जैसे चाइना का ग्रेट फायरवॉल, ये एक इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से वो अमेरिकन टेक जायंट्स को अपने यहां से दूर रखते हैं, चाहे वो ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, बल्कि ये इसके अल्टरनेटिव्स अपने यहां तैयार करते हैं। मतलब इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल चाइना के लोग नहीं करते, तो वो उस पर अवेलेबल डेटा या उससे जुड़े हुए लोगों की एक्सेसिबिलिटी से भी कट जाते हैं। ये भी स्प्लिंटरिंग जो इंटरनेट की है उसका ही एक एग्जांपल है। 2019 में रशिया ने पास किया ऑनलाइन आयरन कर्टन। ये एक सॉवरेन इंटरनेट लॉ था जिसमें उन्होंने बोला कि वो जो इंटरनेट है रशिया का उसको दुनिया के बाकी हिस्से से डिस्कनेक्ट कर देंगे। ईरान के पास भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट प्रपोज रहा, नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क या नेशनल इंटरनेट इन ईरान। इसे स्टेट ओन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो ईरान की है उसने शुरू किया था। वो भी इसी तरीके से जो ईरान के लोग हैं उनके इंटरनेट को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। फर्दर एक हलाल इंटरनेट का कॉन्सेप्ट भी आया जिसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने स्टार्ट करने का प्लान बनाया, जिसमें यह था कि जो इस्लामिक वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके बेसिस पर ही इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल होगा और उसे एक्सेस किया जा सकेगा। बाकी जो मटेरियल है जो इस्लामिक वैल्यूज के खिलाफ है उसे अवेलेबल नहीं बनाया जाएगा, एक्सेसिबल नहीं बनाया जाएगा। तो इंटरनेट की स्प्लिंटरिंग का मामला आपको समझ में आ गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रकृति के बारे में है। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ने अभी हाल ही में एक अवेयरनेस मस्कट लॉन्च किया। मस्कट को हिंदी में शुभंकर कहा जाता है। शुभंकर या मस्कट का मतलब यह होता है कि यह कोई एक इमेज होती है, एक सिंबल होता है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी चीज के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं या जानकारी देते हैं। अब जो ये शुभंकर है इसका नाम प्रकृति रखा गया है। प्रकृति, नेचर, मतलब एक इमेज जो पहाड़ और बादलों से बनी है। उस इमेज का हम इस्तेमाल करेंगे लोगों को जो ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए, या फिर
जो ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते हैं, उनके बारे में जानकारी देंगे। फर्दर इसी लॉन्चिंग इवेंट के दौरान जो ग्रीन इनिशिएटिव फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है उनको भी लॉन्च किया गया। प्रकृति एक मस्कट है जो कि अवेयरनेस स्प्रेड करेगा, इसके माध्यम से हम अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। मस्कट कोई इंसान नहीं होता जो घूम घूम के लोगों को बताएगा कि भैया ये करो ये ना करो। ये छोटे छोटे चेंजेस जो हम अपनी लाइफस्टाइल में ऑप्ट कर सकते हैं ताकि एनवायरमेंट हमारा बेटर बने, इसके माध्यम से हम लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे इस इमेज को पोर्ट्रे करके। जो मस्कट है वो लोगों को ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में भी जानकारी देगा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इनके द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। और जो इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी इंसेंटिवाइज करेगा। कुछ और इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, बस एक स्लाइड ओवरव्यू लीजिए बिकॉज ये डैशबोर्ड या एप्लीकेशंस है। तो एक नेशनल डैशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, इसे लॉन्च किया गया। यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स को हम एक साथ लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, ऐसा प्लास्टिक जिसे आप एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, जिसमें प्लास्टिक का गिलास या स्ट्रॉ हो सकता है। कुछ होते हैं जो मल्टी यूज प्लास्टिक होते हैं, जैसे कि आपके घर में एक प्लास्टिक की बाल्टी होगी, अब उसका इस्तेमाल आप रोज करते हैं तो उसको लेकर बहुत समस्या नहीं होती क्योंकि प्लास्टिक मोटा हो, एक तो उसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, दूसरा उसे रिसाइकिल करना आसान होता है। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक, स्ट्रॉ, पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक के गिलास, ये सब देखिए एक बार यूज हो गया फिर वो कचरा बन जाता है, तो उसे रोकने की जरूरत पड़ती है। फर्दर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग, इसे भी लॉन्च किया गया है। मतलब जो व्यक्ति इस प्रकार के प्लास्टिक कचरे को पैदा कर रहे हैं उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी होगी कि उसको ट्रेस करें और ट्रांसपेरेंसी के साथ उसे वापस से डिस्पोज करें। प्लास्टिक वेस्ट को टैकल करने के लिए सरकार ने कुछ और इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि 2022 तक हमने प्लेज किया है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म कर देंगे। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को भी अमेंड किया गया जिसमें किसी भी प्रकार के ऐसे इंपोर्ट को रोका जाएगा जिससे देश में प्लास्टिक कचरा आता है, और हम 1 जुलाई तक सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकेंगे। फर्दर जो थिकनेस है प्लास्टिक के बैग्स की, पॉलीथीन की, उसे 75 माइक्रोन से बढ़ा के 120 माइक्रोन कर दिया गया है। इससे दो चीजें हो जाती हैं, एक तो वो प्लास्टिक का बैग महंगा हो जाएगा तो उसका कम इस्तेमाल होगा, दूसरा कि अगर वो प्लास्टिक का बैग मोटा होगा तो उसकी रिसाइकलिंग भी आसान होगी। ये दिसंबर 2022 तक करना है। देखिए प्लास्टिक को लेकर प्रश्न 2019 में पूछा गया था और क्वेश्चन ये था कि माइक्रो बीड्स जो होती हैं उनको लेकर सबसे बड़ा कंसर्न क्या है जब वो एनवायरमेंट में जाते हैं। तो इसका सही जवाब है कि ये मरीन इकोसिस्टम के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। माइक्रो बीड्स का मतलब होता है प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे टुकड़े, मतलब ऐसे कि कई बार वो आपको सामान्य आंखों से दिखेंगे भी नहीं। उनका इस्तेमाल कई सारे कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। उसे किसी व्यक्ति ने इस्तेमाल किया, उसके बाद अपना फेस धुला और वो पानी के साथ बह गया, फिर वो चला जाता है समंदर में, नदियों में, तालाबों में, और मरीन इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है क्योंकि वो उसे कंज्यूम कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक बिल के बारे में है जिसके माध्यम से हम जो WMD है उसकी फंडिंग को रोकने का प्रावधान कर रहे हैं। WMD का मतलब होता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब ऐसे हथियार जिनका बड़े स्केल पर नुकसान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी ने इंट्रोड्यूस किया इस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल लोकसभा में। ये 2005 के एक्ट को अमेंड करेगा, दैट इज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005 का जो है इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। देखिए अभी तक जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जा रहा था कि हम इसे मैन्युफैक्चर नहीं होने देंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इसके लिए किसी भी प्रकार की फंडिंग भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए फंड कर रहा है तो उसे पनिश किया जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा। ये जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है इंडिया का कि हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रोकेंगे, उसी की दिशा में एक कदम है। 2005 में एक लॉ बनाया गया था जिसके माध्यम से हमने मैन्युफैक्चरिंग को बैन किया था और अब हम फंडिंग को रोक रहे हैं। फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए जाएंगे। यहां पर देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शन वाला प्रावधान है जिसमें यह कहा गया है कि हम किसी भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए प्रयास करेंगे और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वो देश सैंक्शंस वगैरह इनवाइट करेगा। इसके लिए देशों को प्रावधान करने होंगे कि वो कैसे उसे रोक रहे हैं। तो सभी देश अपने अपने हिसाब से कानून बनाते हैं। हमने भी इस कानून में सेक्शन 12A ऐड किया है थ्रू दिस अमेंडमेंट, जिसमें यह साफ किया गया है कि किसी भी प्रकार की फाइनेंसिंग को रोका जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पनिश किया जाएगा या प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टील स्लैज रोड के बारे में है। जब स्टील की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो बहुत सारा धातुमल निकलता है या स्लैज निकलता है जो कि स्टील के कंपाउंड्स होते हैं। वो कचरा बन जाता है, उसे कहीं पे डिपोज करते हैं तो वो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। हम उसका कुछ ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए और उसकी कुछ यूटिलिटी भी हो जाए। तो सूरत हमारे देश की पहली ऐसी सिटी बन गई है जहां पर
एक 6 लेन रोड बनाई गई है जिसमें हमने स्टील स्लैज या स्टील के धातुमल का इस्तेमाल किया है, जो कि एक प्रकार का इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, कचरा होता है। स्टील स्लैज का इस्तेमाल करके हमने छोटी छोटी कंक्रीट बनाई और उस कंक्रीट से हमने 1 किलोमीटर की 6 लेन रोड बना दी। यह ब्रेन चाइल्ड रहा स्टील स्लैज का सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीति आयोग और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का। यह वेल्थ टू वेस्ट एंड क्लीन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसी के तहत इस रोड को बनाया गया। इसमें वही स्टील स्लैज जो इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट होता है उसका इस्तेमाल किया गया। यहां पर देखिए जो स्टील स्लैज है इसे बनाने में जो खर्चा आया वो जो हम नेचुरल एग्रीगेट यानी कि जो नेचुरल कंक्रीट होती है, पत्थर होते हैं, रेत होती है, उसका जो इस्तेमाल करते हैं बनाने में, उससे जो खर्चा इसका है वो 30% कम है। फर्दर जो नॉर्मल बोर्ड जितनी मोटी होती है नॉर्मल रोड, ये उसका 30% कम मोटा है, लेकिन चूंकि ये स्टील स्लैज से बना है तो ये ज्यादा मजबूत है और लंबे समय तक चलेगा, ड्यूरेबल रहेगा। प्लस जो एनवायरमेंटल लॉसेस होते हैं वो नहीं होंगे, लाइक जो बारिश वगैरह में रोड बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है, उसमें भी इसके ऊपर उसका कम प्रभाव पड़ेगा। इसके जरिए हम वेस्ट का सस्टेनेबल यूज कर पा रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी कम हो रहा है जो रोड कंस्ट्रक्शन में हम बहुत ज्यादा किया करते हैं। फर्दर जो इंडिया की कमिटमेंट है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 की, जहां पे हमने ये कहा कि हम रेजिलिएंट इंफ्रा बनाएंगे, ऐसा इंफ्रा जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेगा और एनवायरमेंट को कम पोल्यूट करेगा, उस दिशा में भी ये एक अच्छा कदम है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डीनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में है। स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट पार्लियामेंट को सौंपी है जहां पर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा डीनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए उनकी फंक्शनिंग को लेकर क्रिटिसाइज किया गया है। बोला गया है सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है। बात करते हैं ट्राइब्स के बारे में। डीनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल और डिप्राइव्ड कम्युनिटीज मानी जाती हैं। क्या होते हैं ये? सबसे पहले डीनोटिफाइड ट्राइब यानी कि डीएनटी शॉर्ट में। डीनोटिफाई का मतलब ये होता है कि कभी इन्हें नोटिफाई किया गया होगा। कोई चीज तभी डीनोटिफाई की जा सकती है जब इसे कभी नोटिफाई किया गया हो। तो इन्हें एक समय पर नोटिफाई किया गया था। किस रूप में नोटिफाई किया गया था? बॉर्न क्रिमिनल के रूप में नोटिफाई किया गया था। किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने यह कह दिया कि कुछ ट्राइब्स बाय नेचर क्रिमिनल होते हैं, इन्हें क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब ये अपराध करते ही करते हैं। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 ब्रिटिशर्स लेके आए थे और उन्होंने कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब के रूप में नोटिफाई कर दिया। ये गलत था, ऑब्वियसली गलत था। और जब देश आजाद होगा तो हम ऐसी एक्टिविटीज को बिल्कुल बेयर नहीं करेंगे। तो जैसे ही देश ने आजादी पाई, जो अंग्रेजों ने इन ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब के रूप में नोटिफाई कर रखा था, हमने उन्हें डी नोटिफाई कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। एंड दैट इज द रीजन कि इन्हें डी नोटिफाइड ट्राइब यानी कि डीएनटी कहा जाता है। इससे उन्हें रिकॉग्नाइज करना आसान होता है, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स वगैरह आसानी से चलाई जा सकती हैं। फिर मामला आता है नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज का। ये वो लोग होते हैं जो एक जगह पे नहीं रहते, ये एक जगह से दूसरी जगह लिविंग के लिए घूमते रहते हैं। कुछ तो लगातार घूमते रहते हैं तो वो सिंपली नोमैडिक हो जाते हैं, कुछ समय के लिए एक जगह पे रुकेंगे 2-4 महीने और फिर मूव कर जाएंगे तो वो सेमी नोमैडिक होते हैं। उनके वेलफेयर के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? नेशनल कमीशन फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को कंस्टिट्यूट किया गया 2006 में और इसे हेड किया बालकृष्ण सिद्धराम रेनके जी ने। इसे गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बनाया, मतलब ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है। फर्दर स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डीएनटी कम्युनिटीज, जिसके माध्यम से उन्हें कोचिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइवलीहुड की फैसिलिटीज और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है ताकि वो अपने घर बना सकें, जो डीएनटी के मेंबर्स हैं उनके लिए। यहां पे देखिए एक बोर्ड भी बनाया गया, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज। इसे 2019 में बनाया गया सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के तहत, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत काम करता है। इसके अलावा एक और कमेटी को बनाया गया है नीति आयोग के द्वारा, जिनके पास काम है कि वो इन कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल RNOR टैग के बारे में है। RNOR इस समय न्यूज में है। देखिए बेसिकली ये एक प्रकार का रेसिडेंट आइडेंटिफिकेशन होता है टैक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंग। टैक्सेशन के बेसिस पर डिवीजन किया जाता है जो रेसिडेंट्स हैं और नॉन रेसिडेंट्स हैं उनके बीच में। अब देखिए एक तो लोग होते हैं भारत में जो रह रहे हैं, तो वो तो हो गए रेसिडेंट्स, और दूसरे होते हैं नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं रेसिडेंट जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं, और दूसरे होते हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहां पे जो RNOR का मतलब है दैट इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अभी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का क्या मतलब होता है? मतलब वो निवासी तो हैं लेकिन सामान्य तरीके के निवासी नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ? नॉन रेसिडेंट इंडियंस, मतलब ऐसे नॉन रेसिडेंट इंडियंस को RNOR कहा जाता है
जो पिछले 10 सालों में सिर्फ 1 साल ही भारत में रहे हों और 9 साल उनके पास एनआरआई का दर्जा रहा हो, तो वो आरएनओआर बन जाते हैं। या फिर पिछले 7 सालों की बात करते हैं, पिछले 7 सालों में वो भारत में या तो 729 दिन या उससे कम ही रहे हैं, तो भी उन्हें आरएनओआर का दर्जा दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कोई इंडियन सिटीजन जो किसी और देश का टैक्स रेसिडेंट ना हो, यहां मामला टैक्सेशन का है, जहां पे वो टैक्स पे ना करता हो, भारत में उसकी इनकम 15 लाख से अधिक हो, जहां पे फॉरेन सोर्सेज से उसकी इनकम कैलकुलेट नहीं करेंगे, या फिर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी इनकम भारत में 15 लाख से अधिक हो और वो भारत में एक साल में 120 दिनों से अधिक लेकिन 182 दिनों से कम रुकता हो, तो ऐसे सभी लोगों को आरएनओआर कहा जाएगा। जो आरएनओआर का स्टेटस है वो कहीं ना कहीं एनआरआई और एक रेगुलर रेसिडेंट के बीच में लाइक करता है। जो आरएनओआर है उन्हें ज्यादा टैक्स देने पड़ते हैं, जबकि एनआरआईज को कंपैरेटिवली कम टैक्स देने पड़ते हैं। उनके लिए तो जिस देश में वो रहते हैं उससे हमारी कैसी ट्रीटी है इस बेसिस पे 12.5 से 15% का टैक्स देना पड़ता है। वहीं पर आरएनआर को तुलनात्मक रूप से ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, अब आइए अपना इनिशिएटिव देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, दैट इज ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। हमारे यहाँ बहुत सारा ट्रेडिशनल नॉलेज है जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, लोगों के पास है। जरूरत है कि हम उसे डिजिटल मोड में प्रिजर्व कर लें, नहीं हो सकता है वो खत्म हो जाए या किसी अन्य देश का कोई व्यक्ति उसी नॉलेज के ऊपर पेटेंट ले ले। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम एक डिजिटल लाइब्रेरी या डिजिटल रिपोजिटरी बना रहे हैं भारत के ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये काम कर रहा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब जो भी खर्चा आएगा केंद्र सरकार करेगी। इसके माध्यम से हम भारत में ना केवल ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं बल्कि एक ग्लोबल रिपोजिटरी भी तैयार कर रहे हैं, ताकि जो भारत में इस संबंध में इंफॉर्मेशन है हम उसे प्रिजर्व कर सकें। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जो भारत में ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे कि डिसीज को कैसे डायग्नोज करते हैं, जो वेटरनरी मेडिसिन हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, फूड या कॉस्मेटिक्स को लेकर जो जानकारियां हैं या मेटलर्जी को लेकर जो जानकारी है, फर्दर जो बाकी के ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस हैं जैसे आर्किटेक्चरल स्टाइल, मेटलर्जी, पेंटिंग, कार्विंग, टेक्सटाइल, इसको लेकर जो जानकारी हमारे पास है हम उन्हें डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर लें और उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सके। ये जो रिपोजिटरी है ये 5 लैंग्वेजेस में तैयार की जा रही है, जिसमें इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज और स्पेनिश शामिल है। प्रोजेक्ट को 2001 में शुरू किया गया था और अभी हाल ही में इसके 20 साल कंप्लीट हुए हैं, कुछ समय पहले। ठीक है, मतलब 2021 में ऑब्वियसली। यहां पर वही नॉलेज की मिस अप्रोप्रिएशन को हम रोककर एक बेसिक इंफ्रा तैयार कर रहे हैं, जहां पर जो इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिसेस हैं दूसरे देशों में, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि इंडिया में जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उस पर कोई और पेटेंट ना ले ले। जो टीकेडीएल का डेटाबेस है उसमें लगभग 3.9 लाख फॉर्मुलेशंस या प्रैक्टिसेस को हमने शामिल किया है, जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और स्वारिक्पा से जुड़े हुए हैं और योगा से। ठीक है, अब आइए रिवीजन कर लेते हैं। मस्कट प्रकृति ये ऑर्गन डोनेशन के लिए है, गलत। ये ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में जानकारी देने के लिए है। स्प्लिंटरनेट ये अलग अलग रियल में या पावर्स के पास इंटरनेट की स्प्लिंटरिंग है, सही है। एनसीडीएनटी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गलत है, ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बनती है। तो ये देखिए यहां पे ट्रू लिखा है बट आप इसे फॉल्स कर दीजिए, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, स्टील स्लैज रोड, यहां पे थिकनेस नॉर्मल रोड से ज्यादा मोटी होती है, गलत है। यहां पे जो नॉर्मल रोड से थिकनेस है वो 30% कम होती है। तो ये हमारा आज का रहा सेशन। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।